हाँ जी बच्चे, तो आज का हमारा लेक्चर है। देखो आज का लेक्चर जो है बेटा, ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इस चैप्टर को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। पहला पार्ट जो आपने समझ लिया लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कि लिविंग के अंदर वो कौन से तमाम गुण हैं या कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसके बेस पे आप क्लैरिफिकेशन दे सकते हो या बता सकते हो कि हाँ ये चीज लिविंग है और वो चीज लिविंग नहीं है। उसमें कौन से 5 प्रॉपर्टी थे? ग्रोथ था, रिप्रोडक्शन था, बोलो, मेटाबॉलिज्म था, सेलुलर एक्टिविटी या डेवलपमेंट कह सकते हो, और कॉन्शियसनेस था। तो ये हमारे पास 5 ऐसे गुण थे जिसके बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कोई व्यक्ति लिविंग है या फिर नहीं है। उसमें 2 ऐसे प्रॉपर्टी थे जो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनके पास प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं है लिविंग को लेके, इसलिए उस टॉपिक को हमने अलग क्राइटेरिया में पढ़ा, इसको हम कहते हैं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो 2 कौन से ऐसे लिविंग की प्रॉपर्टी हैं जो प्रॉपरली लिविंग के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते? कौन सा? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रॉपर्टी है बेटा जो कंप्लीटली क्लैरिफिकेशन नहीं देता है लिविंग को लेकर, क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी कहीं ना कहीं देखा जाता है, और चूंकि नॉन लिविंग में भी देखा जाता है इसलिए उसका प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं है। आई बात समझ में? बाकी कौन से ऐसे 3 प्रॉपर्टी हैं जो कंप्लीटली क्लैरिफाई करते हैं कि भाई हाँ ये चीज लिविंग है और ये लिविंग प्रॉपर्टीज है? कौन से होती है प्रॉपर्टी? मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर एक्टिविटी। ये 3 बेटा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग है, और वो दोनों क्या है? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। तो बेटा इससे भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा डिफाइनिंग और कौन सा नॉन डिफाइनिंग है। तो यहां तक की चर्चाएं आई थिंक हो चुकी थी, एक्सेप्शंस भी देख लिए थे हमने, कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लिया था, और डिटेल हमारा लेक्चर यहां तक खत्म हो गया था। आज का बेटा जो लेक्चर है हमारे पास, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अब ये थोड़ा हटके है, ठीक है, ये थोड़ा इकोलॉजी की बात करेगा कहीं ना कहीं, और थोड़ा बहुत जो है आपके क्लासिफिकेशन को लेके, बायोलॉजी के डाइवर्सिफिकेशन को लेके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जरा समझना इस टॉपिक को बेटा, क्या मतलब है। देखो बहुत ही आसान चीज है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? देखो कोई आप मुझे बता सकते हैं एक्चुअली एग्जैक्टली बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या है? क्या होता है बायो और डाइवर्सिटी? देखो बायो वर्ड का मतलब तो क्लियर है भाई, क्या है? कहीं ना कहीं बात किसकी हो रही है? लिविंग की। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नता। क्या होता है बेटा? विभिन्नता। मतलब हमें पता है कि हमारे इस बायोस्फीयर के अंदर, हमारा अर्थ प्लेनेट के ऊपर अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? रह रहे होते हैं इस पे। तो अगर अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी इस अर्थ पे, तो उनको किस तरीके से एक ही जगह पे खड़े खड़े उनको समझा जाए, या उनको देखा जाए, या उनके बारे में पढ़ा जाए, ये मुमकिन कैसे है? अब मान लेते हैं बेटा, कॉमन सेंस सोचो, आप लोग क्लास में बैठे हो, अब मैं ये कहता हूं कि बेटा बताओ आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है, ठीक है, जो आप इस तरह से आप इस चीज में अच्छे हो, या ये प्रॉपर्टी आप दिखा सकते हो। तो आप बोलोगे सर हम जो है एजी मिशन के हैं या संजीवियर के, तो मैं इसे ये समझ जाऊंगा कि हाँ आप में एक चीज तो है यार कि आपको अच्छी इंग्लिश आती होगी, आप इंग्लिश समझ सकते हो या इंग्लिश बोल पाते हो। तो ये एक कंप्लीट ग्रुपिंग के वजह से मैंने आप सबकी प्रॉपर्टी 1 सेकंड में आपके एक किसी डेफिनेशन से समझ ली। ठीक है, तो इसी चीज को बेटा डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिफिकेशन को हमें समझना है, और ये आसान काम नहीं है बेटा, क्योंकि हमारे पास कंप्लीटली 1.7 to 1.8 मिलियन, बेटा मिलियन समझते हो ना? मिलियन समझ रहे हो? कितना ज्यादा ह्यूज नंबर है ये, कितनी बड़ी क्वांटिटी है, समझ रहे हो ना बेटा? इतनी बड़ी क्वांटिटी, इतना बड़ा नंबर को हमें स्टडी करना है, हमें उसको समझना है, और हमें उसको ऐसे समझना है कि कुछ भी ना छूटे। समझ रहे हो? कुछ भी ना छूटे, और उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी भी ना रह जाए। तो इस चीज को समझते हुए हमें इस टॉपिक की आवश्यकता पड़ी, और इस टॉपिक को पढ़ने की हमें नीड पड़ने वाली है। ठीक है जी, टॉपिक का सर्विस आइडिया मिल गया आपको? क्या समझ आया? फिर से समझाता हूं मैं आपको। हमारे नेचर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं भाई। अलग अलग जगह पे जाओगे तो अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन है। अच्छा बेटा कोई एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं नॉर्मल सा, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कहां है? अर्थ पे है, माउंटेन पे है, ओशन में है, या ऐसे कहीं थर्ड फोर्थ ऑप्शन कहीं भी ऐसे मान लेते हैं सैंड या डेजर्ट एरिया में? ऐसे बताओ। ओशन में, अर्थ पे? हाँ जी, कोई बता सकता है सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां पे है? देखो बेटा इसके बारे में डिटेल डिस्कशन तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करके इकोलॉजी का चैप्टर आता है, ठीक है, इकोसिस्टम करके भी आता है, वहां हम समझते हैं। बट फिलहाल आप एक सरफेसी समझ लो, ओशन में ज्यादा है, कहीं ना कहीं ओशन में क्या डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है। ठीक है, बाकी डिस्कशन वहां करेंगे, बस ये मैंने ऐसे आपको नॉर्मली बता दिया। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में समझ में आ गया।
एक डेटा बेटा याद रखना, ये वाला डेटा पे क्वेश्चन पूछा गया है, जरा इस पे फोकस करना आप लोग, ठीक है। ये वाला डेटा पे क्वेश्चन पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है, रेंज बिटवीन कितना 1.7 टू 1.8 मिलियन। ऑप्शन में बिलियन मिलियन से भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो मिलियन बोल रहा है, इसलिए ध्यान रखना मिलियन में कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। मिलियन है ना कि ये बिलियन है, ठीक है। चलिए यहां तक की बातें समझ आ गई, ये छोटा सा डेफिनेशन था। अब बेटा एक चीज देखो, ये सिस्टमेटिक, देखो सिस्टमेटिक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना। जैसे कि नाम ही समझ आ रहा होगा सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक टर्म आप कब यूज करते हो? कब यूज करते हो? जब आप किसी चीज को कंप्लीटली उसके हर एस्पेक्ट्स को क्लैरिफाई करके समझते हो। जैसे मैं कहता हूं कि ये बच्चा है, ये इस घर कॉलोनी से आता है, इस स्कूल में जाता है, ये सब्जेक्ट पढ़ता है, इसका एंसेस्ट्री ये रहा होगा, इसके पिताजी ऐसे थे, इसके दादाजी वैसे थे, तो मैं इस बच्चे के हर एक्सपेक्ट को समझ गया। इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी जहां तक है, उत्तर दक्षिण जो भी दिशा है, हर तरह से मैं इसकी चीजों को समझ रहा हूं। तो ऐसी चीजों की स्टडी को क्या कहते हैं बेटा? सिस्टमेटिक। अब एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इज सिस्टमेटिक, और सिस्टमेटिक बाकियों से अलग क्यों है? तो ध्यान रखना, सिस्टमेटिक में बाकी एक ही जो चीज है बेटा जो उसको सबसे अलग बनाता है, वो है इसके अंदर किस चीज की बात करनी होती है हमें? बोलो जल्दी। इवोल्यूशनरी स्टडी। किसकी बेटा? इवोल्यूशनरी स्टडी। मतलब हम इसमें इवोल्यूशन को भी इंक्लूड करके चलते हैं। जैसे मैं अगर बताऊं, जैसे इस बच्चे के बारे में बोलूं, ये बच्चा क्या है, तो ये पढ़ता है, ये इस स्कूल से है, या इधर से घर जाएगा, घर से आएगा, तो ये इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मैं इससे पूछूं कि बाबू तुम्हारे पिताजी क्या है, तुम्हारे दादाजी क्या करते थे, तुम्हारी एंसेस्ट्री कहां से स्टार्ट हुई, तुम लोग कहां से माइग्रेट हुए हो, क्या उनकी जो है ऑक्यूपेशनल हॉबी या ड्यूटीज थी, तो इन चीजों को अगर मैं इंक्लूड कर दिया, मतलब मैंने इवोल्यूशन को इंक्लूड कर दिया, इनके एंसेस्ट्री को इंक्लूड कर दिया, कहते हैं ना खानदान, खानदान सुने हो ना, तो अगर इन चीजों को मैं इंक्लूड कर रहा हूं तो बेटा वो किस में इंक्लूड हो जाएगा? फिर वो टॉपिक क्या कहलाएगा आपका? सिस्टमैटिक। अगर सिस्टमैटिक वर्ड यूज कर दिया, मतलब समझना उसमें इवोल्यूशन की बात होगी ही होगी। वो कैसे आया, किन किन माध्यम से आया, क्या क्या उसमें चेंजेस आए और क्या क्या उसके तौर तरीके थे, उन सब चीजों को इस इवोल्यूशनरी स्टडी के अंदर पढ़ते हैं, और इसको ही हम इसके अंदर इंक्लूड कर दिए होते हैं। तो जरा डेफिनेशन पढ़ना बेटा, बहुत ही आसान चीज है। मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई बायोलॉजी वाली फील भी आ रही होगी, ऐसा जैसे ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, बट कोई नहीं है तो पढ़ना ही पड़ेगा। इट इज स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप अमोंग देम, ठीक है। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, जिसमें हम क्या इंक्लूड कर देते हैं बेटा? बताओ। एवोल्यूशनरी स्टडी को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज आप लोग। द वर्ड सिस्टमेटिक डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। बेटा सिस्टमा अगर वर्ड के बारे में थोड़ा बात करूं मैं आपको, तो इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम है, शायद जानते होंगे आप लोग, लिनस, कार्लस लिनस, ठीक है। कार्लस लिनस ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम कोई बता सकता है? हाँ, सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है। ये एक सिस्टेमा नेचुरे करके किताब था, उनमें इस किताब के अंदर उन्होंने बहुत चीजें बताई। एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया था बायोलॉजी के स्टार्टिंग को लेके, क्योंकि वो बहुत ही स्टार्टिंग और बहुत ही कह सकते हो सक्षम साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, ठीक है। फिलोसफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, और प्रॉपर बायोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने बहुत डिटेल चीजें बताई। तो इस पे नीट में क्वेश्चन पूछता है कि सिस्टेमा नेचुरे किताब जो है किसके द्वारा लिखा गया था, या ऐसे पूछ सकता है, नेचुरे सॉरी एई, या ऐसे पूछ सकता है कि लिनस ने कौन सी किताब को लिखा था, ठीक है। तो ये दो तरीके से सवाल पूछेगा, तो जरा ध्यान रखिएगा। कार्लस लिनस मतलब सिस्टेमा नेचुरे बुक, ठीक है, ये बुक है, ये आर्टिकल एक्चुअली उसके बाद में बुक का रूप दिया गया था, तो ये सिस्टेमा नेचुरे ही है, ठीक है बेटा। तो वर्ड सिस्टमैटिक्स डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा व्हिच मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड लिनस यूज्ड द सिस्टमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ दिस पब्लिकेशन। बेटा ये पूरा स्लाइड जो है मैंने बनाया है, एक्चुअली ये उन तमाम चीजों को कवर करता है जो एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइटेड है और आपके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। इन अगर स्लाइड्स की चीजों को भी अगर आप अच्छे से समझ लेते हो और पढ़ लेते हो और याद कर लेते हो, आपके लिए बायोलॉजी के अंदर मोर देन एनफ है चीजों को करना, ठीक है जी। यहाँ तो किसी टॉपिक में किसी को बच्चे को परेशानी? एक एक लाइन क्लियर है बेटा, सिंपल है, ठीक है। चलो भाई, आखिरी जो लाइन है बेटा, ये मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में समझा दिया था, जरा एक बार पढ़ के देखना, समझ आ जाएगा आपको। सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी क्या बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। भाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं ये कहता हूं बेटा कि हमारे पास जो कैट है, मतलब बिल्ली घर की जो होती है, टाइगर है, लेपर्ड है, जैगुआर है, चीता है, ये सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? कैट फैमिली। इन्हें कौन सी फैमिली से बोलते हैं बेटा? कैट फैमिली। वैसे अगर मैं कहूं वुल्फ है, फॉक्स है, डॉग है, ये सब कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? कहीं ना कहीं डॉग फैमिली जो होता है उनसे बिलोंग करते हैं ये लोग, क्योंकि इनका जो बॉडी का लैंग्वेज है, या इनके आप कह सकते हो जो खाने की हैबिट्स है, या इनका जो हैबिटेट है, रहने का जो इन्वायरमेंट है, ये सब चीज क्या है? कहीं ना कहीं कॉमन है। क्या है बेटा? कॉमन है। अब हम इंसान को भी अगर जैसे हम अपना भी कंपेयर करें,
कि बेटा अगर इंसान के लिम्स को देखोगे, आप लिम्स समझते हो क्या होता है? पैर को ही देख लो, कमर के नीचे वाले पार्ट को समझ लो फिलहाल, ठीक है? लिम्स का मतलब हाथ पैर होता है बेसिकली, ये समझो। तो कमर के नीचे जो पार्ट है बेटा लिम्स, ठीक है? अब अगर आप चीता या टाइगर के अंदर देखोगे ना, तो उनका भी लिम्स और हमारा लिम्स ऑलमोस्ट सेम है, डिजाइन में ऑलमोस्ट सेम है। मतलब इससे ये एक चीज समझा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा ओरिजिन क्या रहा होगा, कॉमन रहा होगा। बाद में उसकी रिक्वायरमेंट भाग दौड़ के खाने की हुई होगी और हमारी रिक्वायरमेंट बैठ के खाने की होगी, इसलिए हमारा लिम्स जो है उनके जैसा लिम्स जैसा एक्टिव नहीं रहा, ठीक है? वैसे ही बेटा अलग अलग बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल नेचर में है जो ये समझाते हैं या बताते हैं कि हमारा सबका ओरिजिन क्या रहा होगा, कहीं ना कहीं कॉमन रहा होगा। जैसे हमारे देश के अंदर बेटा कई लोग जो है बहुत सांवले होते हैं, या आप कह सकते हो काले, जिसे आप कहते हो, वैसे काला वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, सांवला कह सकते हो, ठीक है? वैसे ही बेटा हमारे यहाँ बहुत लोग जो है बहुत अच्छा फेयर उनका जो है स्किन टोन होता है, कुछ बहुत मॉडरेट होते हैं, ठीक है? अब एक बात बताओ बेटा, एक ही देश में 3 तरह के लोग पाए जा रहे हैं। वही अगर अफ्रीका सब कंटिनेंट देखो, जो कि प्रॉपर अफ्रीकन हो, जो वहां के नेटिव लोग हैं वो प्रॉपर नीग्रो हैं, मतलब ब्लैक जो है, ब्लैक पीपल है वो है यहाँ के। अगर तुम वही यूरोपियन सब कंटिनेंट में चले जाओ तो कुछ ऐसे कंट्री जहां प्रॉपर लोग फेयर है, मतलब गोरे हैं वहां पे प्रॉपर वाले, ठीक है? तो या कुछ प्रॉपर गोरे हैं, कुछ काले हैं, हमारे कंट्री में मिक्स है। मतलब इससे ये क्या समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारा कंट्री भी एक टाइम पर इन्हीं कंट्री के इन्हीं लोगों से क्या रहा होगा, कहीं ना कहीं कॉमन चीजें शेयर कर रहा होगा। और यही रीजन है कि आज हम भले ही बट गए हैं, लेकिन हमारी एंसेस्ट्री, हमारा जेनेटिकल मूवमेंट, हमारा जो फैक्टर है वो आज भी क्या है, उनके और हमारे बीच क्या है, कॉमन है बेटा। क्या है? कॉमन है। यही वो रीजन है। आई बात समझ में? और देखो बेटा इसके तो कई सारे रीजंस है कि हम अलग हुए कैसे। जैसे इवोल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़ोगे, इवोल्यूशन पे एक बेसिकली चैप्टर है 12वीं के अंदर, इवोल्यूशन। उसमें आपको पूरी चीजें बताई जाएंगी, कैसे धरती पे पहले जानवर आए, फिर कैसे जो है अर्थ आया, कैसे यूनिवर्स आया, कैसे उसके बाद ये थियरीज थी अलग अलग कि कैसे भाई यूनिवर्स का एक्सपेंडेशन हुआ, फिर कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ, ये तमाम चीजें वहां सीखोगे। मैं बस सरफेसी ये बताना चाहता हूं बेटा कि एवोल्यूशनरी स्टडी करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को डिटेल समझने के लिए। अगर आप इस चीज की स्टडी नहीं कर पाते तो आप समझ लो कि आपने उस चीज के बॉडी के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन उसके जान को आपने छोड़ दिया। तो ये आप समझ लो बॉडी और जान जैसा है, ठीक है जी बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास देख रहे हो, टॉपिक पे क्या है बेटा, टैक्सोनॉमी। क्या समझते हो बेटा टैक्सोनॉमी मतलब, कोई बता सकता है क्लास में? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टैक्सोनॉमी, कोई बता सकता है? हाँ, अच्छा, आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल सही बेटा, बोलो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, सीक्वेंस सही बोल रहे हो तुम। मतलब जो सीक्वेंस है क्या यही है, पहले आइडेंटिफिकेशन है या पहले नोमेनक्लेचर, ऐसा है? हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ, अरे हिंदी में ही बोलो यार, तुम लोग ऐसा क्यों मतलब कि प्रॉपर डेफिनेशन लिखने बैठ जाते हो, ये क्यों भूल जाते हो, तुम पहले भारतीय हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑर्डर सही है। ये थोड़ी पूछा मैंने पूछा बेटा टैक्सोनॉमी होता क्या है, हिंदी में बताओ बेटा। हाँ जी, अरेंजमेंट, किस चीज का अरेंजमेंट बेटा? आप लोग पढ़ के आओ तो इतना तो पता ही होगा कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, मतलब बेसिक। हाँ हाँ बोलो, चीजों के बारे में जानना, उसका नामांकन करना, बिल्कुल ठीक है, और अच्छी बात, पढ़ना। हाँ, और कोई बच्चा जो इसको और एलाबोरेट कर सकता हो थोड़ा टैक्सोनॉमी को? टैक्सो वर्ड का मतलब क्या होता है, टैक्सोन वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, ये एक ना स्पेसिफिक टर्म बनाया गया, ठीक है। अब हमने आपको ये कहा कि हमारे नेचर में बायोडायवर्सिटी है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, हमें जो है इनको स्टडी करना है। अब हमने कह तो दिया स्टडी करना है, लेकिन क्या स्टडी हवा में करना है? चलो बैठ जाते हैं, कॉपी किताब लेके नाम लिखो, चलो यहाँ कुत्ता पाया जाता है, वहां बिल्ली पाई जाती है, घर में चूहा पाया जाता है, ऐसे लिखने बैठ जाओगे क्या? इस चूहे के अंदर ये गुण था तो इस चूहे के अंदर ये गुण था, तो ये बिल्ली के अंदर भी ये गुण था। क्या बेटा अगर ऐसे करने बैठोगे तो तुम्हारा एक जीवन पूरा ज्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा? मुझे लगता है बेटा एक जीवन का कई सारे जीवन तुम्हारे कम पड़ जाएंगे, तुम ये करने बैठ गया, तो करने बैठ गया। 1.7 to 1.8 मिलियन बेटा कम संख्या नहीं होता, और ये नोन संख्या है। क्या है? नोन है, हम जानते हैं इसलिए इसको कहें कितना है, लेकिन आज भी प्रिडिक्टेड है कि इससे भी ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो हम नहीं जानते लेकिन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे डाटाबेस की स्टडी है बेटा, ये क्या है? डेटाबेस की स्टडी है। लेकिन ये मत समझना कि हमने जो कह दिया ये एक्चुअल एग्जैक्ट डेटा है, ठीक है, चेंजेस होते हैं इसके अंदर। तो बेटा हाँ, तो इतने जितने डाइवर्सिटी है इसके लिए एक रूल बनाया जाए, इसके लिए एक तरीका बनाया जाए कि हम कैसे करेंगे। बेटा घर में अगर किसी की शादी होती है ना, तो शादी से पहले एक मैनेजमेंट बनता है, मैनेजमेंट होता है घर में। यार पहले ना ये चीज किया जाएगा,
ये ना हल्दी का रस्म होगा, फिर उसके बाद ना बारात वाला रस्म होगा, फिर उसके बाद रिसेप्शन का रस्म होगा, फिर बारात में ये पहनना ये ड्रेस कोड होगा, ये लोग ये काम करेंगे, इनको मार्केटिंग संभालना है, इनको घर का, मतलब आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट सेट करते हो जिससे कि काम बट जाता है और काम आसान हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बेटा ये टैक्सोनॉमी वही मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं एक स्टडी ऑफ मैनेजमेंट है साइंस का, जिसके अंदर ये जितनी भी डाइवर्सिफिकेशन है उसको हम सिंप्लीफाई तरीके से समझ लें और कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे स्टोर कर लें ताकि हमें पढ़ पाना, उसके बारे में समझा पाना और उसको एक्सप्लोर कर पाना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए, सिंपल लैंग्वेज में। कभी बेटा मैंने बार बार कहा है, बायोलॉजी को आप कॉम्प्लेक्स तरीके से मत समझना, कभी समझोगे नहीं समझ आएगा, बहुत आसान चीज है। और ये नहीं कि भाई अगर आपको अपना इंप्रेशन दिखाना है तो बायोलॉजी में कोई पूछा डेफिनेशन, अब बैठ गए उसका इंग्लिश डेफिनेशन बनाने। भाई आप सबसे पहले भारतीय हो तो जरा हिंदी में फोकस करो, ठीक है? आप एक बार हिंदी बोल दोगे ना क्लियरली, उसको आप ट्रांसलेट कर देना बाद में। आप कभी कभी इंग्लिश बोलने के जरा चक्कर में या बड़े बड़े वर्ड्स से सेंटेंस बनाने के चक्कर में आप अपने कॉन्सेप्ट को ही लूज कर देते हो और सामने वाला समझ नहीं पाता आपकी बात को। आई बात समझ में? तो पहले फ्रीक्वेंटली बोलो। भैया ने पूछा टैक्सोनॉमी, अरे भैया क्या यार फालतू चीज पूछ रहे हो, जितना डाइवर्सिफिकेशन है भैया ये सबको लेके आओ और लेके आके ऐसा कुछ बनाते हैं ना जिससे कि समझ पाना, उनको पढ़ पाना, उनको देख पाना या उनके बारे में जान पाना हमारे लिए क्या बन जाए, आसान बन जाए। तो उसका जो तरीका होता है उस तरीके को क्या कहते हैं, उस तरीके की स्टडी को क्या कहते हैं बेटा, टैक्सोनॉमी। ये बात में समझ में आई कि नहीं आई? आसान था, क्लियर है? तो ये तरीका बेटा बायोलॉजी पढ़ने का, वरना कठिन बना दोगे तुम इतने आसान सब्जेक्ट को भी। चलो बेटा, आज के जमाने में एक बहुत बड़े फिलोसफर का कहना है कि पढ़ता तो हर कोई है, पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन तरीके से पढ़ना कोई नहीं जानता या बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जान गया फिर दुनिया उसकी मान लेती है। फिर समझो मेरी बात को, तो तरीके से पढ़ो, मतलब हार्ड वर्क के पीछे कभी मत भागो कि यार पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, आज पूरा बायोलॉजी का चैप्टर खत्म कर देंगे बैठ के, ले एनसीईआरटी रटाई, ले रंगाई, आजकल हाइलाइटर पेन आ गया है, इतना रंग देते हो कि एक ही बार में पूरा टेक्स्ट खत्म हो जाता है उसका, अगली बार से जब तुम रंगने जाते हो फिर पेज फट जाता है। अब एनसीईआरटी भी करता है, अब क्या रंगने आ गया, यहाँ पर बचा ही नहीं है कुछ, एक दिन एक काम कर, पढ़ने से पहले रंग दिया कर मुझे, ऐसी एनसीईआरटी कहता है कि नहीं, कलर कर दिया करो। तो ये तरीका नहीं है बेटा पढ़ने का, चीजों को डेप्थ में समझने की कोशिश करो, पहले समझो, एनसीईआरटी फिर पढ़ो, फिर नहीं समझ आए फिर पूछो, फिर चीजों को और डिटेल समझो और फिर एनसीईआरटी पे जाओ, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये तरीका होता है बेटा पढ़ने का, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। एक मेरा स्टूडेंट है बेटा, वो मेरे को क्लास में बड़ा एवरेज लगता था, ना रिस्पॉन्स था उसका, ना ही कोई बहुत ज्यादा क्लास के अंदर अटेंटिवनेस था कि मेरे को ऐसा कुछ लगे कि भाई ये लड़का बहुत ब्रिलियंट है। मैं उसके अंदर एक ना बड़ी अच्छी क्वालिटी देखी कि भाई वो क्वेश्चन बहुत लगाता था यार, लगाता बहुत क्वेश्चन था, मतलब बैठ जाएगा और कहीं से भी क्वेश्चन, जैसे किसी एनसीईआरटी क्वेश्चन, टेक्स्ट इन टेक्स्ट का क्वेश्चन या एक्सरसाइज का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिख गया, बैठ गया लगाने, या कहीं से कोई बुक लेके आया, सैंपल वैम्पल किसने दिखा दिया, भाई देखिए बुक है ऐसा ऐसा है, उससे लेके लग गया क्वेश्चन लगाने। इतने सारे क्वेश्चन लगा लिए उसने, इतने सारे लगा लिए कि वो कहता है कि सर मुझे ना किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मैंने क्वेश्चन ही इतने लगा लिए कि मेरे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के लगाने टाइम पे ही कई सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, और मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि ऐसे कोई बड़े बड़े बुक जाके और बड़े बड़े जो है किताबें पढ़ूं या बड़े बड़े टीचरों से मैं जो है लेक्चर जाके सुनूं। मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरे ये कहने का अर्थ है हार्डवर्क से जिंदगी नहीं चलता है, अगर स्मार्ट वर्क करना है तो जल्दी करो और समय कम है। अगर हार्डवर्क से कुछ होना होता तो रिक्शा वाला और जो बेटा ठेले वाले रेडी वाले होते हैं ना, आज वे सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनसे हार्डवर्क मुझे नहीं लगता कोई करता होगा आसपास में हमारे, ठीक है? इसलिए स्मार्ट वर्क फोकस करो और थोड़ा अचीव करो चीजों को, ठीक है बेटा? देखो तो ये मैंने समझाया आपको। अब एक देखो बेटा, इसमें बहुत ही सिंपल सी बात लिखी गई है कि टैक्सोनॉमी पहले एक तो डिफाइंड है, किसका बेटा? साइंस का, जिसमें हम देखो ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं रैंडम मत पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? ये सीक्वेंस एक्चुअली मैंने आगे मेंशन किया अच्छे से, हाँ ये रहा सीक्वेंस, ठीक है? ये सीक्वेंस देखो बेटा, ये सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप गलत मत करना। पहले हम चीजों को क्या करते हैं बेटा? क्लासीफाई करेंगे। पहले क्या करेंगे? क्लासीफाई। जैसे मैं पहले इस क्लास में इंटर करूंगा तो मैं देखूंगा कि क्लास में लड़के कहां हैं और लड़कियां कहां हैं। अब मैंने लड़के लड़कियों के बेस पे, मतलब मैंने उस बच्चे के सेक्स पे मैंने दो डिवीजन कर दी। पहले तो ये मेल है और ये पॉपुलेशन क्या है? फीमेल है। तो ये बेटा क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया। अब मैंने क्लासिफाई करके आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया कि ये बच्चे लड़कियां जो हैं, इस लड़कियों में ये रो जो बैठा है ये इस स्कूल का है, ये उस स्कूल के हैं, ये मैथ्स वाली भी है, ये बायोलॉजी वाली भी है, और ये जो है सिर्फ जोलॉजी या बॉटनी पढ़ने की, मतलब ऐसी चीज है। ये किसी बेस पे मैंने उसको जो है क्या कर दिया? आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने उसका नोमेनक्लेचर कर दिया, मतलब नोमेनक्लेचर इन सेंस की अब मैं ये कहूंगा कि कल से ये बायोलॉजी सेक्शन है, ये केमिस्ट्री सेक्शन है, ये फिजिक्स सेक्शन है, या ये स्कूल का सेक्शन है, या ये स्कूल का सेक्शन है, या इस स्कूल का सेक्शन है। तो भाई मैंने फिर क्या कर दिया? उसका नोमेनक्लेचर कर दिया, उसका नामांकन कर दिया। ये एजुमिशन के हैं तो एजुमिशन में बच्चा इस नाम से होगा,
आर्की मिशन का बच्चा इस नाम से होगा। मेरी बात समझ रहे हो? और फाइनली फिर क्या कर दो, उसको कैरेक्टराइजेशन कर दो, उसके कैरेक्टर को देखो और फिर उसके डिटेल बारे में, उसके बारे में जो स्टडी करना है आप आराम से कर लो। एजी मिशन वाला है इंग्लिश बोलता होगा, केआर वाला है इसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होगी, ये सरकारी स्कूल से है इसकी हिंदी अच्छी खासी होगी, ठीक है? तो इस बेस पे जो है आप चीजों को समझ जाओगे, ठीक है ना? तो बेटा इतने बड़े डाइवर्सिटी को, इतना बड़ा जो हमारा विभिन्नता है नेचर के अंदर, उसको पढ़ने का सिर्फ 4 तरीका है और इस सीक्वेंस को याद कर लो। मैं कह रहा हूं इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है? इससे क्वेश्चन आता है, इसका ट्रिक है CINC, ठीक है? सिंक, ठीक है? किंग या सिंक जो भी बोल दो, CINC। सी से मतलब क्या है बेटा यहां पे? क्लासिफिकेशन। आई से फिर क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन। एन से क्या हो गया? नॉमेनक्लेचर। और अगले वाले सी से क्या हो गया? कैरेक्टराइजेशन, ठीक है? मैं कह रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा कि व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, ठीक है? आपसे सिर्फ वही पूछेगा क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव पैटर्न है बेटा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा कि टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन CINC, सेकंड ऑप्शन CNCI, थर्ड ऑप्शन INCC, फोर्थ ऑप्शन CCIN। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सीक्वेंस पूछा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बात क्लियर समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कभी भी चीजों को ना रट्टा मत मारो, इसको देखो कि भैया ये सीक्वेंस है और हो सकता है एग्जामिनर सीक्वेंस पे क्वेश्चन बना दे, आप प्रिपेयर रहो, ठीक है? कोई जब बेटा सेना लड़ने जाता है बॉर्डर पे तो शिकायत नहीं करता कि उसने पीछे से मारा, उसने ऊपर से बॉम्ब गिरा दिया या उसने जमीन के नीचे से हमें जो है माइन उड़ा दिया, वो शिकायत नहीं करता। उसको पता है कि मैं बॉर्डर पे हूं, अटैक कहीं से भी हो सकता है। परीक्षा का मतलब पता है क्या होता है? समझते हो परीक्षा वर्ड का मतलब? पराये की इच्छा। वो एग्जामिनर पता है क्या आपका? वो पराया है और ये उसकी इच्छा है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से बनाता है। समझ रहे हो? परीक्षा वर्ड में देखो उसका संधि विच्छेद करो तो पराये की इच्छा। तो जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर सेट करके बैठा है, वो आपके लिए क्या है? पराया। आप जानते हो क्या कौन सा एग्जामिनर सेट किया पेपर? तो वो उसकी इच्छा है कि उसका मूड खराब होगा तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी सेट कर देगा, और किसी दिन मूड खराब हो गया उसका तो ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है कि जो आपने सोचा भी ना हो इमेजिनेशन में, भाई ऐसा क्वेश्चन बन भी सकता है क्या? तो वो उसके मूड पे सेट डिपेंड करता है, तो वो उसकी इच्छा है। इसलिए परीक्षा मतलब पराये की इच्छा। तो पराये की इच्छा को समझने के लिए अपने आप को सद्गुण संपन्न करना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई? इसलिए गलती मत करना, ठीक है? द मेन गोल ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट इज टू आइडेंटिफाई द स्पीसीज। समझ रहे हो बेटा? कोई डिटेल में इसमें आई थिंक मुझे लगता नहीं कुछ इसमें जो है क्लैरिफिकेशन दूं मैं आपको। बेटा आप समझ पा रहे हो? ठीक हो? खुश हो? पक्का? अब स्माइल आया, ठीक है, गुड। हंसते रहा करो बेटा, हंसो। अरे तुम भी हंसो बेटा, अच्छा हंस रहे हो। हंसते रहा करो, चलो ठीक है। देखो सब बोला भी नहीं, खुद ही हंसना है स्टार्ट। ये लड़कियों का ऐसे ही होता है, जो बोलोगे वो नहीं करेंगे, जो नहीं बोलोगे पहले कर देती हैं, ठीक है? टैक्सोनॉमी इज द बेटा क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा ये लाइन मैं कह रहा हूं, इससे भी मुझे जहां तक लगता है क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या होता है? ऑप्शन में दे सकता है सिस्टमैटिक, टैक्सोनॉमी, या ऐसे दो और टर्म आपको डाल देगा जो आपको भी शायद रिलेट भी ना कर पाओ। तो आपको ध्यान रखना है, अगर बात की गई है क्लासिफिकेशन की तो मतलब उसका यूनिट क्या रहा होगा? अरे यार कहां चला गया? हाँ, क्लासिफिकेशन का यूनिट क्या रहा होगा बेटा? बताओ, अरे बोलो यार। क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का यूनिट क्या रहा होगा बेटा? क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये यूनिट वर्ड का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? बेसिक। अरे मतलब उस काम को जहां से स्टार्ट करते हो, जैसे लिविंग बॉडी का यूनिट क्या है? सेल है कि नहीं? अरे बोलो, सेल है कि नहीं है? तो बेसिक चीज है, मतलब जहां से आप चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। अगर मैं कहूं किसी मैटर का बेसिक क्या है? एटम। और एटम का बेसिक क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हो आप। तो ये बेसिक होता है, मतलब जो सबसे सूक्ष्म पार्ट होता है, जो सबसे निचला स्तर होता है, जहां से पढ़ना स्टार्ट करते हो, जो ओरिजिन कह सकते हो इसको, ठीक है? चलो गुड। तो ये छोटी सी बातें थी बेटा, समझ आ गई होंगी। अब चलते बेटा एक एक चीजों को समझते हैं डिटेल में। क्या है ये क्लासिफिकेशन, क्या है ये आइडेंटिफिकेशन, एंड व्हाट इज नॉमेनक्लेचर एंड व्हाट इज व्हाट कैरेक्टराइजेशन। फिर से बेटा एक सीक्वेंस रिपीट करना जरा, भूल तो नहीं गए? सारे बच्चे एक साथ बोलोगे। क्लासी, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन। ट्रिक याद हो गया? CINC, ठीक है जी, कभी नहीं भूलोगे। बताओ टैक्सोनॉमी का बेसिक यूनिट क्या होता है? क्लासिफिकेशन या कैरेक्टराइजेशन? हाँ, ऑप्शन में हो सकता है कि सी से दूसरा टर्म भी दे दे, आप तो रट के जाओगे अच्छा सी से कुछ था। अब पहला ऑप्शन भी सी से क्लासिफिकेशन और दूसरा भी कैरेक्टराइजेशन और तीसरा ऐसा कुछ दे दे और भी खतरनाक। तो ध्यान रखना क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन। कितने नंबर्स ऑफ, अब तक बायोडाइवर्सिटी कितने नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जाने जा चुके हैं? बिलियंस, मिलियंस। क्या बेटा?
मिलियंस। गलती नहीं होगा इसके अंदर भी। सिस्टमा नेचुरे जो पब्लिकेशन था कौन से साइंटिस्ट के द्वारा लिखा गया था? कार्लस लिनस के द्वारा। ठीक है जी। तो अब तक के टॉपिक में चार ऐसे मुझे जो लगते हैं जहां तक कि चार क्वेश्चन ऐसे हैं हाईलाइटेड जिसके प्रोबेबिलिटीज हैं या बिहार बोर्ड में आ जाए या आपके एंट्रेंस नीट के एग्जाम में आ जाए या अदर कोई एग्जाम देते हो जैसे आगे चल के आईसीआर वगैरह तो वहां पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। अब बेटा एक एक करके समझते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बेटा, इजली ऑब्जर्वेबल। जैसे मैं कहता हूं कि इस क्लास में सबसे बड़ा बाल किसका है तो कहेगा सर वो पीछे वाला बच्चा का। सबसे छोटा बाल किसका है? इसका। तो बाल के बेस पे क्लासिफाई कर दिया, ऊपर से दिख रहा है भाई इजली कौन बाल बड़ा कौन बाल छोटा, किसका बाल ही नहीं है, कौन टकला है कौन क्या है। बोलो बात सुन कि नहीं? कौन गोरा है तो चलो सर वो बहुत ज्यादा गोरा है, कौन थोड़ा लाइट है मतलब सांवला है तो सर ये सांवला है, या कौन थोड़ा और डार्क है तो सर ये डार्क है। मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो इजिली क्या किए जाए, ऑब्जर्व किए जा सके, देख के समझ आ जाए कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर है। तो अगर ऐसे कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हो तो वो क्या कहता है बेटा? क्या कहलाता है वो? पहला बेसिक वाला कौन सा? क्लासिफिकेशन। फिर कैरेक्टराइजेशन। अच्छा इसको बुरा लग गया कि सर छोटा बाल कैसे कह दिए, मैं गलत बोलूंगा। क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन। सो रहे हो क्या? उठो साइड बैठो। तुम क्या हो? अभी बताया ना सेना में हो। और कहां आए हो? बॉर्डर पे। तो गोली कहीं से भी चल सकती है, ध्यान रखो। ठीक है बेटा? हाँ देखो करीब हम लोग भी सेना में आ गए कहा है। चलो समझ आ गया बेटा? गुड। अच्छा अब अगर ये सवाल आपसे पूछे, अब मैं देखो सवालों कैसे बनाता हूं, डिजाइन कैसे करता हूं सवाल देखना। मैं अगर ये कहता हूं कि टैक्सोनॉमी का सबसे बेसिक यूनिट जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है, अब मैं कहूं इजिली ऑब्जर्वेबल या मैं कहूं डिफिकल्टीज, ऐसे डिफिकल्टीज इन ऑब्जर्वेशन ऐसे बोल दूं, या नॉट इजिली ऑब्जर्वेबल, ऐसा कुछ ऐसा दो चार टर्म डाल दूं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन अगर वर्ड एक्सपेंड किया है मतलब वो आसानी से देख के समझा जा सकता है, मतलब वो इजिली ऑब्जर्वेबल होगा। मेरी बात को समझ पाए नहीं समझ पाए? क्योंकि ये वर्ड भी क्या है बेटा? हाईलाइटेड है। क्या है बेटा? हाईलाइटेड है। तो जरा इस पे भी आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? कहीं भी कोई लाइन नहीं छूटना चाहिए। इस बार का नीट का पेपर अगर आपने देखा है बेटा, नहीं देखा होगा आपने, कहां देखा होगा? देखा है? हाँ तो बस देख लेंगे, 4-5 पेज का होता है, बीच में ऐसे बायोलॉजी होता है, फिर केमिस्ट्री होता है, यही देखा होगा ना? पढ़ा था क्वेश्चन? अच्छा तो फिर तो देखा ही होगा बेटा लेवल। इस बार कितने सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भरे पड़े थे, और ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चन भरे पड़े थे बेटा जो इमेजिनेशन भी नहीं हो सकता हो, मतलब आप सोच के भी ना गया हो बच्चा। चलो आप तो खैर अभी एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हो, जो हुआ होगा उसको पता चला होगा यार ऐसा तो कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। बच्चा क्या सोचा जाता है कि बायोलॉजी आसान होता है, पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर थोड़ा केमिस्ट्री मॉडरेट होता है, फिर केमिस्ट्री कर लेंगे, और आखिरी में कहां चले जाएंगे? फिजिक्स में। और इस बार एग्जाम एनटीए वाला धप्पा कर दिया। धप्पा कैसे कर दिया? खेला हो गया। खेला हुआ कि नहीं हुआ? आप जिसको आसान समझ गए थे वही क्या हो गया? कठिन। अब आप बायोलॉजी में खेलते रह गए पूरा 1.5 घंटा, जहां बायोलॉजी 30-40 मिनट में हो जाता है वहां 1.5 घंटा खेलना पड़ा आपको। अब बच्चा 1.5 घंटा में फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करोगे? उसमें भी एडमिट कार्ड में वो साइन करो, थंब इंप्रेशन दो, तो पता नहीं क्या क्या करो, फिर उसमें ओएमआर भी भरो, फिर प्रेशर अलग भी रहता है, फिर बीच में 1-2 बोतल पानी पियो। यार कैसे कर पाओगे मैनेजमेंट तुम? फिर क्वेश्चन छूटने का प्रेशर कि भाई मेरे से छूट रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, 10 तरह की बातें। तो इसीलिए बेटा कभी भी मैं बता रहा हूं बायोलॉजी हमेशा स्कोरिंग होता है, शर्ते आप उसका तरीका समझ जाओ पढ़ने का, तो वरना बहुत कठिन बना दोगे। मैं चाहूं तो यहां पे अंडरस्टैंड डायग्राम बना दूंगा, बहुत चीजें समझा दूंगा। बेटा मैं अपना नॉलेज का प्रदर्शन करने यहां नहीं आया हूं। मेरा काम यह है कि मैं इतना समझा सकूं जिससे तुम्हारा काम हो जाए और तुम इतना सीख जाओ कि तुम जिस चीज के लिए पढ़ने आए हो, सब बच्चे किस लिए पढ़ने आए? बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए और नीट में सिलेक्शन के लिए, इतना ही करने आओ ना। अगर तुम रिसर्च करने आए होते तो तुम यहां मेरे पास पढ़ने आते क्या? चल जाते आज रिसर्च करने, बोलो, लेकिन इसके लिए तो तुम आए नहीं हो। तो बेटा जिस चीज के लिए आए हो सिर्फ उस पर फोकस रखो। एडवांसमेंट की तरफ तब जाना जब तुम्हारा लेवल लगे कि हाँ अब मैं जा सकता हूं, पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ ली है, मेरा कॉन्फिडेंस हाई है, लेवल पे है, तब जा सकते हो, वरना अभी टाइम वेस्ट मत करना। हाँ जी भाई अगला लाइन देखो, मेरे को लगता नहीं इसको समझाने की जरूरत है। बेटा आपने इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देख लिया कि हाँ यार ऐसे ये बाल वाला नहीं है, बिना बाल वाला ऐसा ऐसा देख लिया, फिर उसका क्या करो? रिकॉग्नाइज करो भाई, उसके एसेंशियल कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करो। अब ये एसेंशियल कैरेक्टर क्या है बेटा? वो कैरेक्टर जिससे उसकी लिविंग प्रभावित होती हो। नहीं समझे मेरी बात? बेटा तुम्हारा कान है ना, उसका वजह है कि तुम्हारा कान ऐसे बाहर क्यों है। तुम्हारा कान है ना बेटा, इसका वजह है कि तुम्हारा कान बाहर क्यों है। तुम्हारे ये जो डिजिटाइजेशन है उंगली के अंदर, ये जो ग्रिपिंग बनी हुई है, इसका भी रीजन है कि तुम्हारे हाथ में उंगलियां क्यों है। बेटा तुम कभी कभी देखते हो कि जब नहावा के या बारिश में भीग जाते हो, या कभी जब पानी कपड़े वगैरह धोलते हो ना बेटा, तो उंगलियों में ना ऐसे यहाँ पे सिकुड़न सी हो जाती है डिजिट के ऊपर, सबसे टॉप वाली फिंगर। ऐसा पता है क्यों होता है? कोई रीजन बता सकता है? क्यों क्यों क्यों? बेटा ये लिविंग फीचर है यार, ये आप में ही सिर्फ पाया जाता है। कभी देखा है बेटा गाय घोड़े में ऐसा कुछ हो गया हो?
उसके पास तो पता नहीं हम्प होता है, वो खुर बोलते हैं ना उसको, शायद वो होता है। क्यों होता है? रीजन को बता सकते हैं बेटा? कारण है इसका, क्योंकि जब ये नेचुरल बेटा कि जब आप पानी को यूज करते हो ना, तो बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि शायद आप पानी के अंदर हो, तो पानी के अंदर चीजें ग्रिप नहीं हो पाती अच्छे से, तो ग्रिपिंग करने के लिए यहां पर ऑटोमेटिक सरफेस एरिया क्या होता है? बढ़ जाता है, ताकि आप चीजों क्या कर सको? ग्रिप कर सको। बेटा कोई चीज को ग्रिप करना है तो स्मूथली ग्रिप कर सकते हो या रफली ग्रिप कर सकते हो? अच्छे से रफली। कोई चीज रफ हो तो आसानी से ग्रिप हो सकता है ना बेटा। अगर कोई चीज स्मूथ ग्रिप कर जाओगे उसको, कभी नीचे ब्लेड गिर गया, उठा के दिखाना जरा, डर लगेगा, उठा के उठाने में कहीं हाथ में लग ना जाए। अरे बोलो। तो ग्रिपिंग के लिए आपका नेचुरल मैकेनिज्म है कि जब पानी के अंदर, तो बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि शायद आप वाटर के हैबिटेट में हो और आपको रिक्वायरमेंट है कि इस चीज को ग्रिप करने की, और यही रीजन है कि आपकी उंगली में ऐसा हो जाता है, आप डर जाते हो। अरे भाई कैंसर वैंसर तो नहीं हो रहा मेरे को, है कैंसर हो गया ऐसा टेंशन सा हो जाता है। लेकिन ये नेचुरल मैकेनिज्म है बेटा, ठीक है जी। कभी कभी आप बाहर धूप से एकदम से घर में आते हो, अंधेरा हो जाता है, अरे भाई साहब टीवी भी तो नहीं हो गया सर पे? सर पे टीवी है, क्योंकि तुम्हें बायोलॉजी तो वैसे ही नहीं पता, तो तुम्हें टीवी भी नहीं पता और सर पे कौन सी बीमारी होती है ये भी नहीं पता, बस हाँ सर पे टीवी तो नहीं हो गया समझ रहे बेटा? तो ये सब इसी वजह से होता है, क्योंकि बेटा ये लिविंग फीचर है, ये नेचुरल मोड है। आपको आपके बॉडी के अंदर चीजें अडेप्ट कराई गई हैं कि आप सिचुएशनली क्या करो, चीजों को मैनेज कर सको। अरे बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? नोमेनक्लेचर बेटा नामांकन। अब मेरे को यह पता चल गया कि इसमें बिना बाल वाले बच्चे कौन से हैं, ठीक है। अब मैं बिना बाल वाले बच्चे को नाम रखूंगा टकला, ऐसे बोल दूंगा टकला ये बच्चा, तो उसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया? टकला। तो उसके मैं नाम क्या टकला लगा दूंगा। जैसे कोई रैंडम है बेटा, जैसे मान लेता हूं मैं कोई नाम है टोनी कक्कर, ठीक है बेटा, लेट्स एग्जांपल लेता हूं, सबसे बदनाम इंसान ये है तो मैं इसका नाम ले लेता हूं बेटा, बुरा नहीं मानेगा ये, तो टोनी कक्कर टकला ऐसे बोल देता हूं। तो बेटा ये क्या हो गया? नोमेनक्लेचर हो गया, क्योंकि इसके बाल नहीं है। बोलो अरे बात समझ में आया कि नहीं है? अब तुम अगर जब भी ये स्टेटमेंट देखोगे समझो भैया आप उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जिस व्यक्ति के सर पे बाल नहीं है, उसका नोमेनक्लेचर हो गया, नामांकन हो गया, ठीक है। अगर ये वीडियो उस तक पहुंच जाएगी तो बता कितना अरे कोई बात नहीं, टोनी भाई साहब आपके गाने के मैं फैन हूं, आप भी हो ना बेटा? सही बोलना, हो कि नहीं उसी गाने के फैन? नहीं हो? अकेले फंसा दिया मेरे को, छोड़ दिया मेरे को अकेले चलो ओके। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट लाइन। Organisms are studied based on the understanding of characters of organisms like external and internal structure, that is morphology, anatomy, cytology, embryology, ecology. बेटा इन टर्म्स के बारे में जानते हो आप लोग? कोई एनाटॉमी जानता है, कोई मॉर्फोलॉजी जानता है? क्या होता है बेटा एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस? मुझे 3 सेट टर्म्स बता दो आप। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एक सेकंड बेटा क्वेश्चन सुन लो, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? पहले बताओ कॉमन क्या है इन तीनों में? कॉमन बताओ चलो। तीनों लॉजी है, लॉजी में स्टडी। चलो डिफरेंस बताओ, चलो बताओ डिफरेंस क्या है इन तीनों में? हाँ जी, तेज बेटा तेज बोलो, तेज। टोनी का कर नहीं हो तुम, तेज। हाँ जी, और फिजियोलॉजी का मतलब ये नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, इसने बहुत अच्छा प्रयास करा, 95% इसने जेन्युइन आंसर दिया है, बाकी बच्चे नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे लगा नहीं था कि तुमको भी शायद पता हो, क्लास में किसी को नहीं पता होता है जनरली, बट तुम्हें पता है इतना हद तक। हाँ अनसीन आए क्या कर रहे? हिंदी बोलना यार, पता नहीं कौन भाषा बोल रहा है बॉडी के बोन को एनाटॉमी कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं? आप बेटा नाम क्या आपका? ऋषभ राज जी, बताइए। किसके? फ्लावर के स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ओके, आप बताओ बेटा। नहीं पता। आप बताओ बेटा। नहीं पता। हाँ बच्चे, नहीं पता। चलो बेटा देखो मैं समझाता हूं आपको। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको याद रहेगा ये, क्योंकि बार बार ये टर्म्स यूज होंगे बेटा, बार बार आपके चैप्टर में, आने वाले चैप्टर्स में ये टर्म यूज होंगे, तेरा ध्यान रखना बेटा। देखो मॉर्फो वर्ड का मतलब कोई फ्लावर व्लावर नहीं होता। मॉर्फो वर्ड का मतलब होता है एक्सटर्नल। क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल मतलब क्या है समझना। लॉजी वर्ड का मतलब स्टडी है, ये तो समझते हो। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर की स्टडी अगर करते हो, एक्सटर्नल फीचर का मतलब क्या है? कितने हाथ, कितने पैर, कितना गोरा, कितना काला, कितने बाल है उसके सर पे, कितने बाल नहीं है, कितनी हाइट है नहीं है, कितना वेट है नहीं है। तो अगर इन चीजों के बारे में, जो कि एक्सटर्नली देखा जा सकता है, बाहर से देखा जा सकता है, अरे बाहर से दिख रहा है ना भाई तेरा बाल काला काला काला, छोटा बड़ा बड़ा छोटा बाल, ये कल से बाल टोपी पहन गया पक्का, इसका एग्जांपल बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, बुरा तो नहीं माना ना भाई,
ठीक है भाई, मान ले, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो बेटा ये फीचर समझ रहे हो ना, मतलब जो एक्सटर्नली मैं देख रहा हूं, बाहर से मुझे दिख रहा हो बेटा, उसे क्या कहोगे? मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी जो होता है बेटा, एनाटॉमी जो होता है, अच्छा इसमें तो लॉजी वर्ड भी नहीं आ रहा, तो इसका क्या होगा? ये बेटा देखो है वही चीज, इंटरनल फीचर। क्या बेटा? इंटरनल फीचर। जैसे अगर मैं कहता हूं मेरा हार्ट जो है लेफ्ट साइड पे है, मेरा लिवर जो है ये पर्टिकुलर जो है लोब का बना हुआ है, इसके अंदर लोब्स हैं, मेरा किडनी जो है उसमें जो है, मेरा जो लंग्स है इसके बीच में अंदर जो एल्वोलाई होता है, लंग्स का जो कलर ये होता है, लंग्स का साइज ये होता है, लंग्स का फीचर ये होता है। तो अगर मैं चीजों को सरफेसली इंटरनली चीजों को पढ़ रहा हूं, क्या बोला मैंने? इंटरनली चीजें को अगर मैं ऊपरी तरीके से पढ़ रहा हूं, उसका फंक्शन को नहीं पढ़ रहा, सिर्फ कह रहा हूं लंग्स दो होते हैं, तो ये क्या है? एनाटॉमी है। क्या बोला मैंने? एनाटॉमी है। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर का बना होता है, ये क्या है? एनाटॉमी है। दो ऊपर होता है आर्टिकल होते हैं, ऑरिकल होते हैं, नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं, ये क्या है? एनाटॉमी है। लंग्स के अंदर वॉल्व पाया जाता है, वो क्या है? एनाटॉमी है। ठीक है जी। किडनी से हार्ट में जो है वेन सप्लाई होता है, रीनल वेन, वो क्या है बेटा? एनाटॉमी है। स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, वो भी क्या है? एनाटॉमी है। मतलब मैं ऑर्गन्स को सरफेसली, इंटरनल ऑर्गन को सरफेसली समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये सब क्या है? एनाटॉमी है। लेकिन समझना मेरी बात को, लेकिन अगर मैं उन ऑर्गन के फंक्शन को स्टडी करना स्टार्ट कर दूं, क्या बोला मैंने? इंटरनल ऑर्गन फंक्शन, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? फिजियोलॉजी। अरे बेटा ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं, बताओ। गोरा काला, छोटा बड़ा मोटा पतला, ये सब क्या है? मॉर्फोलॉजी। दिल धड़क रहा है, दिल नहीं धड़क रहा है, दिल पे चोट लगी है, जो भी चीजें हैं, ये सब क्या है? एनाटॉमी। दिल चोट पे तुम हंसा क्यों है? महसूस किया है, ठीक है। आई बात समझ नहीं बेटा? लेकिन मैं अगर कहूं कि हार्ट पंप करता है ब्लड को, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये इसका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ये उसका कार्डियक आउटपुट होता है, ब्लड यहां से जाता है, इंटर करता है, वहां निकलता है, वहां से निकल के यहां आता है, ब्लड ये टिश्यू तक जाता है, ये लिम्फोइडल टिश्यू है, ये लिम्फोइडिक ब्लड है, ये चीजें अगर आ गई, फंक्शन पढ़ रहे हो ना, डाइजेस्टिव एंजाइम इस तरीके से काम करता है, पेनक्रियास की ये एंजाइम है, स्टमक की ये एंजाइम है बेटा, इंटेस्टाइनल एंजाइम अलग है, तो ये सब क्या पढ़ रहे हो आप? फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो आप, फीचर्स के फंक्शंस पढ़ रहे हो, मतलब आप ऑर्गन्स के फंक्शंस को पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ इंटरनल इज व्हाट? फिजियोलॉजी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई ना? एक्सटर्नल बिहेवियर, एक्सटर्नल फीचर की स्टडी, बाहरी फीचर, बाहर से बेटा। अरे गोरा काला छोटा मोटा, ये कौन सा है? मॉर्फोलॉजी। आप एक्सटर्नली देख रहे हो बेटा, तो मॉर्फोलॉजी। अंदर की बॉडी पढ़ रहे हो, हार्ट लंग्स किडनी, ये क्या है? एनाटॉमी। और अगर आप उनके फंक्शंस पढ़ने स्टार्ट कर दिए कि फिल्ट्रेशन कौन करता है? किडनी। ब्लड पंप कौन करता है? हार्ट। गैसेस एक्सचेंज में कौन पार्टिसिपेट होता है? लंग्स। तो अगर फंक्शन पढ़ रहे हो बेटा, तो वो क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी। रिपीट कर सकते हो फिर से, क्या होता है मॉर्फोलॉजी? सारे बोलोगे एक साथ यार, इतना ही छोटा सा, ठीक है, बिल्कुल सही। एनाटॉमी साथ बोलो सारे, थोड़ा तेज आवाज। इंटरनल ऑर्गन की स्टडी। और फिजियोलॉजी क्या होता है? फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अरे बोलो बात समझ आ गई, पक्की बात है। अच्छा, साइटोलॉजी बेटा, अबे साइटो सेल्स, सेल की स्टडी, ठीक है, अभी पढ़ भी रहे हो आप लोग। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की स्टडी सिर्फ नहीं, वो पूरा स्टेज जिसमें एम्ब्रियो बनके तैयार हुआ, भाई जाइगोट रहा होगा, एम्ब्रियो बना, फिर से हमारे पास फीटस बन के तैयार हो गया। तो ओवरऑल जो वो प्रोसेस है ना, पार्चुरेशन से पहले वाला, जब बच्चा बाहर आता है, डिलीवर आउट होता है, उससे पहले वाला जो भी प्रोसेस है मदर के वोम के अंदर, चाहे वो हार्मोनल प्रोसेस हो, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोसेस हो, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, उन तमाम प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? एम्ब्रियोलॉजी। जाइगोट से भाई मोरुला स्टेज आया, ब्लास्टुला स्टेज आया, गैस्टुला स्टेज आया, इतने सेल्स थे, वो डिवीजन हुई। गर्ल्स के अंदर बर्थ से पहले बन जाता है ओजेनेसिस, मेल के अंदर पुबर्टी के बाद होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये सब क्या है? एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है। वैसे है ये पार्ट रिप्रोडक्शन का। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या एम्ब्रियो की पर्टिकुलर स्टडी, किसके स्टेम सेल्स हैं, ये चीजें बनाएंगे आगे चल के इस बॉडी के अंदर, ये पार्ट बनाएगा, ये मेसोडर्मल ओरिजिन है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है, मतलब ये तमाम चीजें जर्म सेल्स के बारे में होता है बेटा। जब क्या होता है ना, अब शुरू बताता हूं मैं तुम्हें, जब चाइल्ड जब होता है, जब मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट बनने के बाद उसके सेल डिफरेंशिएट कर जाते हैं। जाइगोट सेल होता है ना, पता है ना कैसे बनता है? स्पर्म
ओवा, फ्यूज हुआ, जाइगोट बना। अब जाइगोट बना तो उसके सारे सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगे। कुछ सेल चल जाएंगे ऊपरी लेयर पे, उसे बोलेंगे एक्टोडर्म, कुछ बीच में आ जाएंगे मेसोडर्म, और कुछ अंदर रह जाएंगे एंडोडर्म। अब ये जो सेल के लेयर है ना बेटा, ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इन सेल्स को बोलते हैं जर्म सेल्स, या इसको आप ये भी कह सकते हो स्टेम सेल्स। क्या बोलते हो बेटा? स्टेम सेल्स। अब बहुत डिटेल डिस्कशन है, मैं आपको सरफेस से समझा रहा हूं। अब ये स्टेम सेल्स जो है बेटा, हर स्टेम सेल्स कुछ ना कुछ ऑर्गन बनाएगा आगे चल के। जैसे हमारे मेसोडर्म है तो वो मसल्स बना देगा आगे चल के, एक्टोडर्म है तो वो स्किन बना देगा आपका। समझ मेरी बात को? तो हर जो सेल है वो डिसाइडेड होता है। अब बेटा स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में जानते हो आप लोग? स्टेम सेल बैंकिंग नहीं जानते? पहले क्या था बेटा कि हमारे पास ना टेक्नोलॉजी था, जैसे कोई बच्चा एम्ब्रियो स्टेट में है तो उसके ना स्टेम सेल्स को निकाल के बैंक में स्टोर कर दिया था कि कल को उस बच्चे का जैसे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, एक्सीडेंट हो गया या कोई ऑर्गन काम ही करना बंद कर दिया, तो उसके ना सेल्स स्टोर होते थे बैंक में, तो सेल को निकाल के प्रॉपर जो है इन विट्रो तरीके से लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करके वापस उसका ऑर्गन बना के उस बच्चे के अंदर क्या कर दिया था, ऐसा उस जो मरीज है, पेशेंट, उसके अंदर क्या कर दिया था बेटा? डाल दिया था। तो क्या हम लोग में पॉसिबल है वो चीज? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमारा तो सारे के सारे स्टेम सेल्स क्या हो चुके हैं? ऑर्गन में या बॉडी के पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो बचे भी हैं तो वो फंक्शनल नहीं है। नहीं बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो स्टेम सेल्स बैंकिंग समझ गए आप लोग क्या होता है? तो यही वाली बात है आपको, ठीक है जी। तो ये चीजें होती है इम्यूनोलॉजी में। अच्छा, इकोलॉजी का मतलब बोलो? एनवायरमेंट। अरे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिएक्ट करता है एनवायरमेंट के हिसाब से? क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है, डिजास्टर चेंज, समझ रहे हो? एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, ठीक है। मैं अगर ह्यूमन हूं तो मेरा जो है अदर एनिमल से कैसा रिलेशन है, इन तमाम चीजों को क्या बोलते हैं बेटा? इकोलॉजी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा एक चीज देखो, अच्छा मैं ये पार्ट को हटा दिए, कॉपी कर रहे थे आप लोग, जरा देखना, इसको कॉपी कर रहे थे हैं? करोगे? लिख लो 2-4 लाइनें यार, कभी काम आ जाए, शॉर्टकट लिख लो। क्लास खत्म? हाँ अच्छा, क्लास के बाद थोड़ा लिख देना, ठीक है? अभी 1-2 चीज और बताया था, फटाफट से देख लो। द साइंटिफिक, अच्छा इसको मैं पहले हटा दूं बेटा, एक सेकेंड। हाँ देखो, अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंटिफिक नेम। क्या नाम बेटा इस टॉपिक का? साइंटिफिक नेम। सॉरी, वेयर इज पेन? हियर। साइंटिफिक नेम्स, ठीक है, समझना जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ो बेटा, आपको समझ आ जाएगा बेटा। केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक पढ़ा आप लोगों ने अभी तक? ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया आपका? ऑर्गेनिक, अच्छा 10th में तो आईयूपैक वर्ड जानते होगे, IUPAC, ऐसा कुछ सुना था आपने? सुना नहीं सुना था? क्या होता है उसका मतलब? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या मतलब था उसका बेटा? क्रिकेट के अंदर कोई भी अगर रूल बनेगा तो तुम बना दोगे रूल, तो तुम्हारा रूल मान लिया जाएगा कि नहीं 3 विकेट नहीं अब 4 विकेट लगा दो, नहीं बॉल को गोल नहीं बॉल को स्क्वायर कर दो, तुम्हारा बात माना जाएगा? क्योंकि उसके लिए कौन बोलने वाला है ये चीज? ICC बोर्ड है, BCCI है। तो एक बोर्ड, एक सेंट्रल बॉडी जो डिसाइड करेगा कि भाई इसके क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या मैनर होनी चाहिए, समझ रहे हो, क्या अरेंजमेंट रहनी चाहिए, तो वो उस टाइप के बोर्ड्स की बेटा बायोलॉजी के अंदर जो एक तरह का बोर्ड इसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम। या इस बोर्ड का एक्चुअली वैसे ये तो टर्म है, अच्छा पीछे वाले साइड में होगा, मैं समझाया तो आपको। साइंटिफिक नेम एक तरीका है बेटा, मेथड्स है, इसके अंदर रूल्स है, रेगुलेशन है, जिसको बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। इसके अंदर हम ये सीखेंगे किस तरीके से ऑर्गेनिज्म के नाम को रखा जाता है, क्या रूल्स है। एवं बेटा कुत्ता, अब आप बोलोगे अपने इंडिया में इसको कुत्ता, और अगर आप ठेठ गांव में चले जाओ तो कुत्ता को बोलता पिल्ला। अरे बोलो बोले पिल्ला। अब अगर अमेरिका तुम कल को चले जाओ एक डॉग को लेके और अमेरिकन पूछते हैं व्हाट इज दिस, दिस इज पिल्ला, समझेगा बेटा? वो नहीं समझेगा ना। तो आपको कुछ ऐसा बोलना होगा जो कोई समझ जाए हर जगह। मेरी बात समझ, मतलब ऐसा कुछ यूज करना होगा बेटा जो हर कोई समझे। अब बेटा मैं कहूं कि इस बोर्ड का लेंथ क्या है, कहोगे सर 5 बीता, 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता, 4 बीता से 5 बीता। और यही बोर्ड को बाहर लेके चले जाओ, कोई पूछे कि भाई तुम्हारा बोर्ड का लेंथ क्या है अमेरिका वगैरह में, तो बोलो 5 बीता, नहीं ना। तो कुछ ऐसा लेंथ लोगे जो दुनिया समझे इस बात को। इसको SI भी बोलते हैं, सिस्टम वो इंटरनेशनल जो यूनिट होता है बेटा, ऐसा यूनिट। तो ये चीजें समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो बेटा? बायोलॉजी के अंदर एक तौर तरीका है जिसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा डिस्कशन साइंटिफिक नेम के ऊपर होने वाला है, ठीक है जी? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय।